छठी मैया ममता दुलार, छठी मैया ममता दुलार। पिया के सनहिया बनैहा, मैया दिहा सुख सार, मैया दिहा सुख सार। जहाँ लोक का रंग चटक होता था, जीवन के शुरू होने और उसके उत्सव में हमारी उत्सव धर्मिता आवाज़ पाती थी। जहाँ गांव से सटे नदिया किनारे कोई बिरहिन पगलिया सितार बजाती और किरण फूटती थी। कार्तिक में टूट कर गिरता था कोई आवाज़ का गुच्छा और छठ में सारे घाट जाग जाते थे। वो आवाज़ पूर्वियों को छनछनाती हुई ठूस ठूस कर भर जाने के बाद भी जालंधर से दानापुर पहुंचा देने का संबल रखती थी। लुधियाना और बक्सर की दूरी को कमज़ोर करती थी। वो आवाज़ जिसने मंगल को सुमंगल किया, जिसके बगैर विरह का उदात्त संगीत नहीं बनाया जा सकता, जिसके बगैर लोक जीवन में कोई भी रंग शोभता नहीं है। लाखों बहंगी उनके सुरों के साथ लचकती रहीं, चौड़ी लाल बिंदी और पान रचाए हुए होठों के बदलते रंग से स्त्रियों के प्रेम, इच्छाओं और बिछोह को सहारा देने वाला लोककंठ हमेशा के लिए शांत हो गया। ये कैसा संयोग है कि छठ पर्व के घाट जगाने वाली ये आवाज़ छठ के पहले दिन ही रुक गई। एम्स में उनके फेफड़े शिथिल हो गए। लगभग 5 दशक का रियाज रुक गया। कोकिल कंठी ने तान पूरा रख दिया, धरती अपनी लय खो गई और लोक जीवन का राग थम गया। विदाई में, सोहर में, चैती, हल्दी और मटकोड़वा की रस्म में, पलायन की पीड़ा में और कोसी के एक एक किनार पर शारदा सिन्हा की लहरती हुई आवाज़ है और रहेगी हमेशा हमेशा। 5 नवंबर की रात दिल्ली के एम्स में शारदा सिन्हा का निधन हो गया। 72 साल की थी वो। 26 अक्टूबर को तबीयत बिगड़ी उनकी और उन्हें यहाँ लाया गया। 3 नवंबर को हालत उनकी सुधरी और उनको प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन 4 नवंबर की शाम से उनका ऑक्सीजन का स्तर, ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा और उसके बाद से वो वेंटिलेटर पर थी। और फिर कल शाम उनके निधन की खबर आई। उनके निधन पर सत्ता के पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से जुड़े हुए राजनेताओं ने शोक व्यक्त किया। फिल्मी जगत से जुड़े लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं, अपना शोक व्यक्त किया। निधन के कुछ एक रोज़ पहले ही उन्होंने अपने चैनल पर छठ का एक गीत रिलीज़ किया था। उसके बोल हैं, दुखवा मिटाई छठी मैया, रउए आसरा हमार। निधन के बाद उनके बेटे ने मीडिया चैनलों से कहा था, माँ ने आईसीयू से ही कहा था कि मेरा गाना रिलीज़ कर दो, मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन ये गीत मेरा अंतिम उपहार रहेगा। शारदा जी के निधन के बाद उनके बेटे अंशुमान सिन्हा ने मीडिया से बात करने की हिम्मत जुटाई और ये कहा, शॉकिंग है हम परिवारों के लिए, तो परिजनों के लिए तो जो झटका लगता है वो लगता ही है, पर माँ सबकी थी, सबके बहुत करीब थी और ये गुण था उनके व्यक्तित्व का कि उनकी गायकी भी ऐसी थी कि सब अपना लेते थे। तो ये झटका सबको लगा है और ये दुख जितना मुझे हो रहा है, मैं बहुत श्योर हूँ ये सबको उतना ही दुख हो रहा होगा, क्योंकि उनमें जो मातृत्व था वो मातृत्व उनकी गायकी से लेकर उनके व्यक्तित्व तक एक जैसा झलकता था और वैसे ही लोगों ने भी उनको आत्मसात किया है। और अब पटना में उनके आवास पर उनके समर्थक उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। गुरुवार 7 नवंबर को पटना के गुलबी घाट पर शारदा जी का अंतिम संस्कार होगा। हम लल्लन टॉप के लोग, लल्लन टॉप के दर्शक शारदा जी को और उनकी कला को बारहा श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम अब बात करेंगे अमेरिका चुनाव के नतीजों की। 78 वर्ष के डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। वे अमेरिकी इतिहास के दूसरे ऐसे राष्ट्रपति होंगे जो हार के बाद अपनी कुर्सी पर वापस लौट रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी के ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को, जो कि भारतवंशी भी हैं, उनको चुनाव में हरा दिया। और इस चुनाव में अमेरिका की कांग्रेस के 535 सीटों में से डोनाल्ड ट्रंप को 277 सीटें मिली, कमला हैरिस को 224 सीटें मिली। 270 बहुमत का आंकड़ा था, लिहाजा ट्रंप जीत गए। चुनाव नतीजों के बाद फ्लोरिडा में मौजूद अपने कैंपेन मुख्यालय से डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों को संबोधित किया और डांस भी किया। Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends in this incredible movement.
This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Oh. इधर चुनावी नतीजों पर भारत से भी प्रतिक्रिया आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर तस्वीरों के साथ लिखा कि ऐतिहासिक जीत पर दिली मुबारकबाद। मेरी इच्छा है कि हम साथ मिलकर के भारत और अमेरिका की कूटनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करें। खबरों में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रतिक्रिया भी रही। वो इस समय ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। उनसे जब अमेरिकी चुनाव पर बात की गई तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा इसका उनकी नीतियों पर बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो ज़्यादा स्पष्ट हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका को वर्तमान प्रशासन की विचारधारा के संदर्भ में देखने के बजाय राष्ट्रीय स्तर पर अधिक देखना महत्वपूर्ण है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी एक्स पर लिखा। उन्होंने जीत की बधाई दी। उन्होंने लिखा कि जीत पर बधाई, बतौर राष्ट्रपति अपने दूसरे कार्यकाल में आप सफल हों। डोनाल्ड ट्रंप की इस जीत की कहानी क्या है? क्या ऐसा किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि अमेरिकी जनता ने उन्हें फिर से जीत का ताज पहनाया? ये बताया है हमने अपने वर्ल्ड अफेयर्स बुलेटिन दुनियादारी में। तो ललन टॉप शो में क्या बात करेंगे हम? यहाँ हम बात करेंगे कि ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने से भारत पर क्या असर होगा, भारत और अमेरिका कैसे रिश्ते साझा करते हैं और अगले 4 सालों में इनमें क्या बदलाव आ सकता है। 3 बड़े पैमाने हमने इसके लिए चुने हैं जिन पर संभावित बदलावों पर हम बात करेंगे। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। बहुत पीछे न जाते हुए हाल फिलहाल से बात शुरू करते हैं। जब 1990 का दशक खत्म हुआ तो दुनिया में 2 बड़े घटनाक्रम सामने आए। एक, शीत युद्ध खत्म हुआ और सोवियत संघ का विघटन हुआ, और दूसरा, भारत ने अपने बाजार दुनिया के लिए खोल दिए, जिससे विदेशी पूंजी का भी देश में निवेश संभव हो सका। इन 2 कदमों के बाद भारत और अमेरिका के बीच संबंधों की नींव पड़ी। भारत के बाजार में विदेशी निवेश शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था की गाड़ी आगे चल निकली। ऐसे में एक बड़ा मौका आया साल 2000 में, जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत की यात्रा की, और इस यात्रा को भारत और अमेरिका के बीच संबंधों का एक जरूरी अध्याय माना जाता है। तो भारत और अमेरिका के संबंध अब आगे किस ओर बढ़ सकते हैं, उसे समझने के लिए हम इस पूरे बुलेटिन को कुछ हिस्सों में बांटेंगे, सेक्टर वाइज बांटेंगे, जिससे हम इन बातों को और साफगोई से कर सकें। तो पहला सेक्टर है रक्षा यानी डिफेंस। साल 2000 में प्रेसिडेंट क्लिंटन की जो यात्रा जिसका जिक्र हम कर रहे थे, उस यात्रा में नींव पड़ी 2005 में होने वाले एक बड़े समझौते की, जिसे कहते हैं न्यू फ्रेमवर्क फॉर इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशंस। हिंदी में कहें तो भारत अमेरिका रक्षा संबंधों का नया मसौदा। साल 2005 भारत और अमेरिका ने रक्षा के इस नए मसौदे पर दस्तखत किए, जिसे दोनों देशों के बीच की कूटनीतिक साझेदारी भी कहा गया। और सामान्य ज्ञान की किताब में इसे इस तरह लिखा गया
डिफेंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट DFA। 10 सालों के लिए हुए समझौते का एजेंडा था कि दोनों देश रक्षा सौदे, जॉइंट एक्सरसाइज, रक्षा से जुड़े व्यक्तियों का आदान प्रदान, समुद्री सुरक्षा के लिए आपसदारी में तेजी लेकर के आए। साल 2015 में जब इस समझौते की 10 साल की मियाद पूरी हुई तो इसे फिर से अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। इसके अलावा भारत और अमेरिका ने कुछ और रक्षा सौदे भी किए हैं, जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज अरेंजमेंट SOSA। मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा और आपातकाल के समय तेजी से रक्षा सामग्रियां एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया गया समझौता। इसके तहत अमेरिका और भारत के डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एक दूसरे के यहां से सामान जल्द से जल्द अपने देश मंगवाने के लिए दरख्वास्त कर सकते हैं। ऐसा ही समझौता है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट LEMOA। इसका मकसद है दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे के यहाँ मौजूद मिलिट्री बेस का रिफ्यूलिंग और सप्लाई का अधिकार देना। तीसरा समझौता है SI कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट COMCASA। मकसद दोनों देशों की सेनाओं के बीच सिक्योर कम्युनिकेशन स्थापित करना। ऐसा ही एक और समझौता है बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट BECA। मकसद दोनों देशों के बीच मिसाइल सिस्टम, ड्रोन क्षमता और इंटेलिजेंस का आदान प्रदान। इंडियन कॉन्सुलेट की वेबसाइट के मुताबिक दोनों देशों की सेनाओं की अलग अलग टुकड़ियां मिलकर के जॉइंट एक्सरसाइज करती हैं, जिसकी खबरें आपको मिलती भी होंगी। इसके अलावा दोनों देशों में अलग अलग ग्रुप्स की कूटनीतिक वार्ता भी चलती रहती है। इसके अलावा भारत अमेरिका से कई किस्म के हथियार और सैन्योपयोगी सामान भी खरीदता रहा है, जैसे कि अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर, P-8I मैरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट, C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट, C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट, M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोपें। लेकिन अब ट्रंप फिर से प्रेसिडेंट बन गए हैं। इसके पहले वो साल 2017 से 2021 तक अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे थे। अब फिर से बने हैं तो उनके समय में क्या डिफेंस के क्षेत्र में अपेक्षाएं होंगी, इसको ऐसे समझिए। दोनों देशों के बीच BECA और COMCASA, जिसका जिक्र हमने पहले किया, इन समझौतों के ये दोनों समझौते जो हैं वो ट्रंप के समय के ही, ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान ही साइन किए गए थे। साल 2018 में ट्रंप ने भारत को अमेरिका का मेजर डिफेंस पार्टनर घोषित किया था। ट्रंप के कार्यकाल के वक्त ही क्वाड यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के एजेंडा और कार्यक्षेत्र में इजाफा हुआ और सभी देशों ने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पर पहले से ज्यादा मुस्तैदी दिखाई। अब ट्रंप फिर से लौटे हैं तो डिफेंस के क्षेत्र में नई व्यवस्था क्या हो सकती है, ये समझने के लिए हमने एक्सपर्ट्स का रुख किया। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे सैन्य संबंध है डिफेंस के क्षेत्र में वो और मजबूत होने के आसार हैं, और जो जो उनकी दिशा होगी वो एक तरीके से सकारात्मक रूप से चलेगी। और इसका एक पहले से प्रेसिडेंस है, जो ट्रम्प की पहली कार्यकाल थी वहाँ पे बहुत लोग इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन इतना दिखाई नहीं आता मीडिया में। लेकिन जो कॉमकासा या बेका जैसे जो एग्रीमेंट थे वो पहले ही ट्रम्प के कार्यकाल में शुरू हुए थे। और इवन जो US 2+2 डायलॉग था जो एक रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के बीच में दोनों देशों के, वो भी ट्रम्प के पहले कार्यकाल में शुरू हुआ था। लेकिन मैं एक और चीज़ ऐड करूंगा इसमें कि अगर आप ट्रम्प के जो इलेक्शन कैंपेनियरिंग को फॉलो करेंगे, जब वो प्रचार कर रहे थे अपना, उस टाइम पे भारत के लिए काफी ऐसा कुछ उन्होंने अब वो अर्थव्यवस्था के ऊपर उन्होंने काफी बोला था, लेकिन जो डिफेंस के क्षेत्र में उन्होंने इतना ऐसा कुछ नहीं बोला है। भारत और अमेरिका के बीच हिंद प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी रक्षा साझेदारी पर चर्चा हो रही है। ग्लोब पर यह हिंद प्रशांत क्षेत्र, इंडो पैसिफिक क्षेत्र कहाँ है, ये समझने के लिए आप स्क्रीन पर मैप देख सकते हैं। जानकार बताते हैं कि दोनों देशों के बीच डिफेंस को लेकर के जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी बड़ी वजह है चीन। इस क्षेत्र में चीन का दबाव ज्यादा है और डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि भारत चीन पर अपनी निर्भरता कम करे और चीन को कूटनीतिक रूप से काउंटर करने के लिए भी भारत को अमेरिका की जरूरत है। तो ये पूरी झुकत क्या है, ये एक्सपर्ट से सुनते हैं। इंडिया को जैसे कि अभी हमारा एक जो भी मीडिया की रिपोर्ट के हिसाब से हमारा समझौता हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत की जो एक रणनीति है या विदेश नीति वो बदल जाएगी। सो वो एक तरीके से जो सामरिक हमारी नीति है, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, वो अब चेंज हो गई है। जबकि हमारा जो रिश्ते फिर भी ठीक ठाक हो गए थोड़े बहुत, लेकिन जो ओवरऑल पॉलिसी है वो तो अब चेंज हो गई है। सो उसमें जो अमेरिका का एक रोल है भारत के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है एक तरीके से। सो उस चीज के लिए हम भी देख सकते हैं कि जैसे मैंने बोला है कि पर्टिकुलरली जैसे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी हो गया, या डिफेंस प्रोडक्शन हो गया, या जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी एक सेक्टर है जहाँ पे अमेरिका काफी अच्छी डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं, जो AI इंटीग्रेशन है,
या फॉर एग्जांपल अनमैन्ड एयर व्हीकल्स है, उनके अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे जो रिश्ते हैं वो काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। और इसमें बोथ जो रिपब्लिकन पार्टी है और जो वहाँ की डेमोक्रेटिक पार्टी है, दोनों के काफ़ी एक तरीके से जो एक कन्वर्जेंस है, बाई पार्टीशनशिप है अमेरिका के बीच में, कि डिफेंस जो रिलेशन है वो इंडिया के साथ बढ़ने ही चाहिए एक तरीके से। अगला सेक्टर है व्यापार यानी कि बिजनेस। इस सेक्शन में हम दोनों देशों के बीच रक्षा को छोड़ करके हर किस्म के व्यापार पर बात करेंगे और इसके लिए कुछ तथ्य आप पहले जान लीजिए। भारत से अमेरिका टेक्सटाइल, हेवी मशीनरी, फार्मा प्रोडक्ट और कीमती धातु मंगवाता है। इसके बदले अमेरिका से भारत आईटी प्रोडक्ट जैसे कि फोन, लैपटॉप, टैबलेट, एसेसरीज, एयरक्राफ्ट, मेडिकल इक्विपमेंट और कृषि प्रोडक्ट्स मंगवाता है। भारत की इन्फोसिस, विप्रो, टाटा जैसी आईटी कंपनियों ने यूएस में निवेश किया हुआ है। वहीं अमेरिका की अमेजॉन, गूगल, वॉलमार्ट और माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में निवेश किया हुआ है। भारत के मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी स्कीमों में अमेरिका की कंपनियों ने निवेश किया है। निवेश और गुड्स से अलग सेवाओं की बात करें तो भारत की ट्रेंड लेबर फोर्स अमेरिका में काम करती है। वहीं अलग अलग एरियाज में शोध करने वाली, रिसर्च करने वाली अमेरिका की फोर्स भारत में अलग अलग जगहों पर रिसर्च और ट्रेनिंग कर रही है। इस पूरे निवेश के मूल्य का आकलन भारतीय विदेश मंत्रालय के आंकड़ों से मिलता है। साल 2022 में दोनों देशों ने मिलकर के $191 बिलियन यानी 16 लाख करोड़ रुपए का व्यापार किया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रंप के कार्यकाल में सब कुछ भारत के लिए अच्छा ही रहा, जो पहला वाला कार्यकाल था। दोनों देशों के बीच स्थिति ट्रंप के पहले कार्यकाल में उतार चढ़ाव से भरी हुई भी रही। ट्रंप ने कई मौकों पर भारतीय नीतियों की खुलकर के आलोचना की। ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर ज्यादा टैरिफ लगाता है, खासतौर से कृषि योग्य प्रोडक्ट्स और हार्ले डेविडसन की मोटर बाइक्स पर। ट्रंप ने भारत से टैरिफ कम करने का आग्रह किया। एक बयान में भारत को टैरिफ किंग भी कह दिया। साल 2019 में ट्रंप ने भारत को जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस जीएसपी की लिस्ट से बाहर कर दिया। जीएसपी की लिस्ट में होने से भारत के प्रोडक्ट्स अमेरिका में ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट हो सकते थे, लेकिन उन्होंने बाहर कर दिया। इंडिया ने भी जवाबी कार्रवाई की और अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ा दिया, जिससे बादाम और सेब की कीमतें बढ़ गईं। अमेरिका ने भारत पर आईटी कंपनियों पर डेटा इंडिया में स्टोर करने और उन पर टैक्स लगाने का भी विरोध किया। अब ट्रंप फिर से लौटे हैं। क्या फिर से दोनों देशों में टैक्स वॉर होगा या अब स्थितियां नियंत्रित रहेंगी? इसका जवाब सुनते हैं एक्सपर्ट से। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ट्रंप जो हैं वो मानते हैं कि फ्री ट्रेड से अमेरिका को ज़्यादा नुकसान हुआ है, कि ज़्यादा जॉब लॉसेस हुए हैं। और लेकिन ये मेरा ये भी मानना है कि उनका सबसे पहला टारगेट चाइना रहेगा, इंडिया नहीं, क्योंकि ज़्यादा जो इंडिया के बारे में एक दो बार उन्होंने जिक्र जरूर किया होगा, लेकिन ज्यादातर उनकी फोकस चाइना पे रहती है। और जो टैरिफ शुरू में अगर बढ़ते भी हैं तो मेरा मानना है कि ज्यादातर पहले चाइना पे पड़ेंगे। तो एक्चुअली यहाँ पे अगर भारत अपना हैंड सही तरह से खेले तो भारत को फायदा भी हो सकता है, क्योंकि जब चाइना पे जब टैरिफ बढ़ता है तो यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना है। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना है, उसको भी प्रेशर पड़ेगा कि आप कहीं से आप दाम को कंट्रोल करें, तो उनको दूसरे सप्लाई की सोर्सेज की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये वो जो चाइना प्लस वन जो स्ट्रैटेजी कंपनीज कहते हैं, तो उसके दो उद्देश्य होते हैं। एक उद्देश्य होता है कि जियोपॉलिटिकल रिस्क से डाइवर्सिफाई करने के लिए, कि ताकि आपकी सारी उत्पादकता एक देश में ना फंस जाए। और दूसरा रीजन ये भी होता है कि अगर सप्लाई चेन या कहीं कोई इंटरप्शन आ जाए तो आपको इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन हो जाए कि दूसरे सोर्सेज हों। तो पॉलिटिकली मेरा मानना यह है कि वाइल इंडिया के खिलाफ एक दो बार ट्रंप जी ने कुछ कहा भी होगा, लेकिन ज्यादातर उनका मैक्सिमम अटेंशन चाइना पर रहेगा। और इसलिए मैं मानना हूं, तो मेरा मानना है कि थोड़ा जल्दी है कहना कि एग्जैक्टली क्या होगा, लेकिन भारत अगर अपने पत्ते सही तरह से खेले तो हमको इससे फायदा भी हो सकता है। अब अगले सेक्टर की बारी। अगला सेक्टर है विदेश नीति और अप्रवास यानी कि फॉरेन पॉलिसी और इमिग्रेशन। चूंकि अमेरिका एक ऐसा देश है जिसे अक्सर महाशक्ति की उपमा दी जाती है और अमेरिकी डॉलर अब भी देश दुनिया में व्यापार की सबसे बड़ी करेंसी है, तो अमेरिका के साथ अलाइड देशों की विदेश नीतियों पर अमेरिका के फैसलों का बहुत प्रभाव पड़ता है और भारत भी जाहिरन इससे अछूता नहीं है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। ग्लोब पर जिस हिस्से को दक्षिण एशिया कहते हैं, उस हिस्से में भारत एक प्रभुत्व वाली स्थिति में है और हमने आपको बताया ही है कि चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका को भारत की कितनी जरूरत है। यानी ये दोनों देश अपने अपने वैश्विक संबंधों के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं और ये कोई अचरज भरी बात नहीं है, दुनिया ऐसे ही चला करती है। और डोनाल्ड ट्रंप के नए कार्यकाल में स्थितियां क्या होंगी, ये समझने के लिए कुछ तथ्य पहले जान लेते हैं।
मिडिल ईस्ट में चल रहे इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के बीच भारत ने टू नेशन थ्योरी अपनाई है, यानी भारत ने किसी एक देश का समर्थन नहीं किया है, ना ही किसी देश का विरोध किया है। भारत ने जरूर हमास के हमले का विरोध किया, लेकिन फिलिस्तीन या गाजा का नहीं किया। साथ ही दोनों ही देशों को राहत और अन्य जरूरी चीजें, राहत सामग्री के साथ दूसरी और दवाइयां भी पहुंचाई हैं। लेकिन इस पूरी लड़ाई में अमेरिकी सरकार ने इजराइल को खुल करके समर्थन किया। रूस और यूक्रेन के युद्ध में भी भारत की स्थिति कुछ ऐसी ही रही। भारत ने दोनों ही देशों का ना तो विरोध किया और ना ही समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों की परस्पर यात्रा भी की, राष्ट्राध्यक्षों से भी मिले दोनों जगहों के। अलबत्ता दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने की भी पेशकश की। अमेरिका की बात करें तो उसने यूक्रेन की साइड ली, उसका पक्ष चुना। रूस से लड़ने के लिए हथियार उन्होंने यूक्रेन को दिए। राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद यूक्रेन की यात्रा पर गए और जेलेंस्की से मुलाकात की उन्होंने। अब अगर दक्षिण एशिया की बात करें तो भारत ने पाकिस्तान की ओर से हो रही घुसपैठ और आतंकी गतिविधियों का खुले मंचों से विरोध किया है। भारत ने बांग्लादेश की निर्वासित प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने यहाँ अघोषित शरण भी दे रखी है और वहां धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का भी विरोध किया है। भारत ने पड़ोसी देश म्यांमार में सैन्य सरकार और विद्रोहियों के बीच हो रही जंग को भी एड्रेस किया है। साथ ही उनके साथ लगने वाली अपनी समूची सीमा की बाड़ेबंदी करने का भी फैसला लिया है। लेकिन साउथ एशिया के मुद्दों पर अमेरिका ने नजर बनाए हुए हैं जैसे मुद्दों से इतर कोई बयान नहीं दिया, इस तरह की भाषा ही इस्तेमाल की है, ना ही अपनी कोई रणनीति साफ उन्होंने बताई है। भारत ने चीन के साथ डेमचोक और देपसांग के इलाके में सैन्य डिसएंगेजमेंट में हाल ही में सफलता हासिल की है, लेकिन कई और मोर्चों पर भारतीय सीमाओं पर और भारतीय सीमा पर मौजूद भारतीय सुरक्षा बलों पर खतरा चीन की सेना से ओर से बरकरार रहता है। इमिग्रेशन की बात करें तो भारत से हर साल बड़ी संख्या में ट्रेंड आईटी प्रोफेशनल अमेरिका की यात्रा करते हैं। वो यहाँ के H1B वीज़ा पर रह करके काम करते हैं। वहीं कई स्टूडेंट F1 वीज़ा पर अमेरिका में रह करके पढ़ाई भी करते हैं। वहीं अमेरिका से बड़ी संख्या में रिसर्चर्स और स्कॉलर्स भारत की यात्रा करते हैं, यहाँ के संस्थानों में अपनी सेवाएं देते हैं। अब जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने तो क्या हुआ? उन्होंने H1B वीज़ा के नियमों को और कठोर कर दिया अपने पिछले कार्यकाल में। जिस भी भारतीय ने H1B वीज़ा के लिए अप्लाई किया उसकी पहले से ज़्यादा स्क्रूटनी की गई। H1B वीज़ा को ज़्यादा तनख्वाह वाली नौकरियों के लिए महदूद कर दिया गया, जिससे अमेरिका में काम कर रही भारतीय IT कंपनियों को काफ़ी दिक्कत हुई। साथ ही विदेशी स्टूडेंट्स को दिए जाने वाले F1 वीज़ा के नियम भी सख्त कर दिए गए। विदेश नीति की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराने की पेशकश की, जिस पर भारत ने अपना विरोध दर्ज कराया। तमाम अमेरिकी सरकारों की तरह डोनाल्ड ट्रंप ने भी चीन के कूटनीतिक और व्यापारिक प्रभाव को कम करने के लिए भारत का साथ दिया। तमाम किस्म की डीलें की ताकि एशिया के क्षेत्र में उसका प्रभुत्व स्थापित हो सके। ट्रंप की सरकार ने भी साउथ एशिया की राजनीति को लेकर के कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया था। जानकार बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सरकार की दूसरों के युद्धों में बहुत रुचि नहीं है। वो अमेरिका की उस लॉबी से नहीं आते हैं जिसे युद्ध में निवेश करके कोई राजनीतिक या आर्थिक किस्म का लाभ हो। ऐसे में संभव है कि डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध से अपने पांव आंशिक तौर पर या पूरी तरह खींच लें। शायद रूस से भी बात करें कि युद्ध रुके, लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि मॉस्को के आसमान में उड़ने वाले पंछी बताते हैं कि उनकी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ठीक ठाक बातचीत है, और युद्ध रुका तो भारत भी कम से कम दोनों देशों के परस्पर संबंध के दबाव से मुक्त हो सकेगा और अपनी नीतियों के हिसाब से अपना पक्ष चुन सकेगा। लेकिन जानकार ये भी बताते हैं कि इजरायल और फिलिस्तीन युद्ध में ट्रंप का रवैया क्या होगा, ये अभी समय के गर्भ में है और उनका अगला कदम अभी अनिश्चित है। इमिग्रेशन, विदेश नीति और भारत के साथ संबंध का ओवरव्यू हमने जानकारों से समझा। आइए सुनते हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध जो चल रहा है, भारत ने हमेशा से कहा है 2 साल से कि देखिए जो पश्चिमी देश है उनका अप्रोच अभी तक ये रहा है कि हम एक रुख ये रहा है कि देखिए हम यूक्रेन का पूरी तरह से का समर्थन करेंगे, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं, हम रूस को के साथ वार्ता खोलने के लिए और उनके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप का मामला है कि उनके भी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बड़े करीबी संबंध है। तो ये लोगों का मानना है, जो एक्सपर्ट्स हैं इस इंटरनेशनल रिलेशंस में, उनका मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप व्लादिमीर पुतिन के साथ वार्ता खोलने के लिए तैयार हो जाएंगे और शायद यूक्रेन रूस के युद्ध में एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट मिल सकता है, जो भारत यही चाहता है। और भारत और पश्चिमी देशों के बीच एक तनाव का एक पॉइंट रहा है कि भारत ने रूस की बिल्कुल भी निंदा नहीं की है और डोनाल्ड ट्रंप की ये मांग भी नहीं होगी। वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते, उन्होंने खुद अमेरिका के राष्ट्रपति बने हुए उन्होंने रूस की निंदा नहीं किया, तो भारत से ये अपेक्षा नहीं रख सकते। तो इन ऐसी चीजों में लोगों का मानना है कि भारत और अमेरिका के बीच डोनाल्ड ट्रंप जब तक प्रेसिडेंट रहेंगे काफी अच्छे रहेंगे। तो ये एक
सकारात्मक डेवलपमेंट है, लेकिन एक नकारात्मक डेवलपमेंट भी है, क्योंकि जैसा कि काफी लोगों को डर है कि इमिग्रेशन पे डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा है कि वो H1B वीजा, जिसपे हमें समझना पड़ेगा कि ऐसे हजारों लोग हैं, ऐसे लाखों लोग हैं भारतीय लोग जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में पढ़ना चाहते हैं, अमेरिका में उन्होंने अपनी जिंदगी बसा ली है, लेकिन वो वीजा पे निर्भर है पूरी तरह से। और डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि अगर हम वीजा का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और टैलेंटेड लोगों को बाहर से लाएंगे तो अमेरिकी वर्कर्स को नौकरियां नहीं मिलेगी, और इसीलिए वो वीजा का एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कराना चाहते हैं, और इसका प्रभाव काफी नकारात्मक रहा है और ज्यादातर इंडियन प्रोफेशनल्स पे रहा। जब वो 4 साल राष्ट्रपति रहे तो इमिग्रेशन पॉलिसीज उनकी काफी रिस्ट्रिक्टिव रही, और ज्यादातर इसका नेगेटिव इफेक्ट इंडियन प्रोफेशनल्स पे ही पड़ा। तो ये इमिग्रेशन का मामला काफी मुश्किल होगा। ऐसे मैं कहीं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि पाकिस्तान के मामले में कुछ शायद गलतफहमी पैदा हो चुकी है लोगों के मन में कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के मामले में भारत के पक्ष ज्यादा होंगे, और एक तरह से वो जरूर होंगे, लेकिन इमरान खान को इनवाइट किया गया था वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप ने। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान पैक, जो एक बहुत प्रोमिनेंट, बहुत मशहूर अमेरिका में एक पाकिस्तानी अमेरिकन का एक बड़ा एक पॉलिटिकल संगठन है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन दिया था इस इलेक्शन में, कमला हैरिस को नहीं दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इन्होंने इमरान खान को इनवाइट किया था। हमें ये याद है, और हमें पता है कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच जो संबंध अगर उनको रिपेयर कोई कर सकता है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही, अब सुर्खियों की ओर बढ़ते हैं। पहली सुर्खी जम्मू कश्मीर से आई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने राज्य के स्पेशल स्टेटस यानी आर्टिकल 370 को फिर से लागू करने का प्रस्ताव पास कर दिया। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लौटने जा रहा है। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने यह प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में कहा गया कि विधानसभा विशेष दर्जे और संवैधानिक गारंटियों को बहाल करने की मांग करती है। इनसे जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा होती है। हम इसे एक तरफा हटाए जाने से चिंतित हैं। इसमें आगे कहा गया है कि विशेष दर्जे की बहाली की किसी भी प्रक्रिया में राष्ट्रीय एकता और जम्मू कश्मीर के लोगों की वैध आकांक्षाओं दोनों की रक्षा होनी चाहिए। प्रस्ताव को पेश करते ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी के विधायकों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि कांग्रेस को छोड़ करके नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। सदन में हो रहे हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने प्रस्ताव पर वोटिंग कराई और ध्वनिमत से प्रस्ताव को पारित कर दिया। जो रेजोल्यूशन लाया है, अनफॉर्चुनेटली उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि हम मुखालिफत करते हैं 2019 में जो फैसला हुआ है, न ये कहा गया है कि 370 को रेस्टोर करो, बल्कि ये कहा है कि हमारा कंसर्न है, इस पे डायलॉग होना चाहिए। किसके साथ डायलॉग होना चाहिए? बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ डायलॉग होना चाहिए। किसके साथ डायलॉग होना चाहिए? जिन्होंने आज भी इसकी मुखालफत की, उनके साथ डायलॉग होना चाहिए। तो मैं समझती हूं कि जो पीडीपी का रेजोल्यूशन था वो बेहतर था। ये जो आज सरकार की तरफ से रेजोल्यूशन आया है, इसकी लैंग्वेज बेहतर हो सकती थी। जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर के अंदर अलगाववाद और आतंकवाद की मानसिकता को जन्म दिया, जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों का कत्ल करवाया, जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर के अंदर बम, बंदूक, पिस्तौल और गोलियों का खूनी खेल खेला, उस धारा 370 को मोदी साहब और अमित शाह साहब ने 5 अगस्त 2019 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। जम्मू कश्मीर की नई सरकार कांग्रेस के सहयोग से यहां आतंकवाद और अलगाववाद की मानसिकता को दोबारा जन्म देने की कोशिश कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के सहायता से जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के एजेंडे को, आतंकवादियों के एजेंडे को, अलगाववादियों के एजेंडे को वापस लाने की एक कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी कर रही है। आप लोगों ने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, आज हमारी मेंबरशिप ड्राइव की शुरुआत थी, लेकिन जब देश के हित की बात आती है, प्रदेश के हित की बात आती है, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के हित की बात आती है,
हमने अपनी मीटिंग जो थी वो बीच में छोड़कर हम लोग सड़कों के ऊपर आए हैं। हमारे जो सिपाही 28 सिपाही आज असेंबली के बीच में भी लड़ रहे हैं। ये रेजोल्यूशन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लाया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को पता है 100 बार भी ये रेजोल्यूशन लाया जाएगा, 1000 बार भी ये रेजोल्यूशन लाया जाएगा, जब तक केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, ये सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन लोगों का ध्यान एक तरफ हटाने के लिए ये कार्यक्रम जो है वो कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक अशांति का माहौल हो, इसकी तरफ जो है वो प्रयास कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने क्या कहा वो भी सुनिए। देखिए, जहां तक ताल्लुक है, जो रेजोल्यूशन हमने लाया है, कोई नई बात नहीं है। हमने क्या कहा है कि स्पेशल स्टेटस हमारा स्टेट हमारा जो छीना गया, जब 2019 में हमारा यहां से एक आदमी से लिखवा के आपने स्टेट भी तोड़ दिया, उसको यूटी बना दिया, और हमारा स्पेशल स्टेटस था उसको भी तोड़ दिया। ये स्पेशल स्टेटस आज का थोड़ा, ये महाराजा जी के टाइम का है। और क्यों था? जब महाराजा ने ये रियासत ली, उन्होंने खरीदी, उसमें हमारी जो रियासत थी गरीब थी, और जो हमारे पड़ोसी स्टेटें थी, जो राज्य थे, वहां पे लोग अमीर थे। और महाराजा साहब ने सोचा कि जब मेरे लोग गरीब हैं, अगर ये बाहर के जो अमीर स्टेटें हैं वो मेरे लोगों की जमीनें भी खरीद लेंगे, मेरे बच्चों का रोजगार भी ले लेंगे, तो इसलिए उन्होंने एक स्पेशल स्टेटस हमें दिया था। तो लिहाजा जो आज बीजेपी कर रही है, अगर आप सही मैंने इनके दिल का नार्को टच कराएं, ये भी दिल्ली से चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान इसमें जम्मू को हुआ है। जम्मू के लोगों को जितना नुकसान हुआ है इतना कश्मीर में नहीं हुआ, क्योंकि वहां जमीनें भी बाहर के लोग ले रहे हैं, वहां आपका रोजगार भी बाहर के लोग ले रहे हैं, वहां जो आपकी माइनिंग है, दरिया खाली हो गए, बाहर के लोग लेके जा रहे हैं, आपकी इंडस्ट्री की जमीनें बाहर के लोग लेके चले गए, आपकी जो यहाँ वाइन शॉप जो पॉलिसी चली है, हमारे लोगों की, अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के पास दुकानें होती थी, आज उनको दुकानें कैंसिल करके आज उन्होंने बाहर के लोगों को दे दिया। तो जम्मू कश्मीर के पास बचा क्या? आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को, विशेष दर्जे को खत्म कर दिया गया था। इस दौरान इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था। साल 2024 में विधानसभा चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में इसकी बहाली के प्रयास करने का वादा किया था। प्रस्ताव पास होने के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विधानसभा ने अपना काम कर दिया है। दूसरी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से आई है। बुलडोजर एक्शन को लेकर के कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई है। मामला उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले का है, जहां साल 2019 में सड़क चौड़ीकरण के लिए घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ इस केस की सुनवाई कर रही थी। तो इस मामले पर फैसला सुनाते हुए CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि यूपी सरकार ने बताया कि 3.6 स्क्वायर मीटर का अतिक्रमण था, हम इसे स्वीकार करते हैं, हम उसे इसके लिए कोई प्रमाण पत्र नहीं दे रहे, लेकिन बिना नोटिस दिए आप किसी का घर तोड़ना कैसे शुरू कर सकते हैं? हमारे पास हलफनामा है जिसमें कहा गया है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, आप केवल साइट पर गए और लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को सूचित किया। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि आप केवल ढोल बजाकर लोगों को घर खाली करने और उन्हें गिराने के लिए नहीं कह सकते, उचित नोटिस दिया जाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसे किसी के भी घर में घुसना अराजकता है। उत्तर प्रदेश सरकार को पीड़ित को 25 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा। साथ ही सड़क चौड़ीकरण के लिए कोर्ट ने 4 नियम बताए जिनका सरकार को पालन करना होगा। पहला, सड़क की मौजूदा चौड़ाई चेक कर लें। दूसरा, अगर अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे हटाने के लिए नोटिस जारी करें। तीसरा, न्याय के सिद्धांतों के हिसाब से किसी भी आपत्ति का तर्कसंगत तरीके से समाधान करें। और चौथा, अगर आपत्तियों को अस्वीकार किया जाता है तो अतिक्रमण हटाने के लिए पर्याप्त समय दें। आज के लल्लन टॉप शो को खत्म करें उसके पहले एक जरूरी सूचना, लल्लन टॉप अड्डा लौट आया है। हर साल होता है, इस बार फिर हो रहा है 22, 23, 24 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली में। आपको क्या करना है, एक रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप thelallanTop.com पर जाएं, वहाँ पर एक बैनर दिखेगा, उस पर आप क्लिक करें तो आप रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर आप वो ले जाएगा। आपको 499 रुपये में 3 दिनों का पास मिल रहा है। तीनों दिन आप तमाम सितारों को सुन सकते हैं, उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं और हमेशा की तरह माइक आपके पास ही होगा। आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।